आवाज साफ आ रही है मेरी? आवाज तो साफ है ना यस सभी सर। को? ओके। एब्सिस बॉडी के किसी लोकलाइज्ड एरिया में यदि इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन की वजह से टिश्यू में नेक्रोसिस हो। टिश्यू नेक्रोसिस मतलब होता है टिश्यू का डैमेज होना, टिश्यू का टूटना फूटना। इसको हम एब्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एब्सिस के केस में पस का फॉर्मेशन होता है बॉडी के किसी लोकलाइज्ड एरिया में, तो इसको हम एब्सिस बोलते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड तो मैंने आपको कल ही बताया था, है ना। ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल है HCl और H2SO4। ठीक है, ये दोनों H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। एसिडिमेट्री क्या होती है? एसिडिमेट्री कोई बताएगा? टाइट्रेशन मैंने पढ़ाया था तब बताया था। कोई था टाइट्रेशन वाली क्लास में? एसिडिमेट्री में क्या होता है, जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उसका हम टाइट्रेशन के थ्रू कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है। हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, या तो वो एसिड होगा या तो बेसिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। वो जैसे न्यूट्रल का एग्जांपल है वाटर। वाटर न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना है? 7। और यदि 7 से 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और 7 से 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो अल्केलिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगा। एसिडोसिस क्या होती है? आज ही बताया था मैंने शायद आफ्टरनून में। एसिडोसिस, ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.4। यदि 7.4 से कम हो जाए, मतलब 7 से नीचे आ जाए एसिड रेंज में, तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। और एल्केलोसिस क्या होती है? यदि ये पीएच 7.4 से बढ़ता चला जाए ऊपर की तरफ तो इसको एल्केलोसिस बोलते हैं। ये दोनों ही घटनाएं ब्लड के साथ घटित हो सकती हैं। अब अल्जाइमर डिजीज क्या होती है? अल्जाइमर डिजीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड है। इसमें व्यक्ति भूलने लगता है। जैसे आपने गजनी मूवी देखी होगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, है ना। व्यक्ति घर से निकलता है लेकिन वो भूल जाता है कि वो क्यों निकला था। तो उसकी मेमोरी काफी कमजोर हो जाती है। और इसको हम डिमेंशिया भी बोलते हैं, ठीक है। अल्जाइमर की इनिशियल स्टेज होती है डिमेंशिया, और जब ये इंटेंस हो जाता है तो उसको हम अल्जाइमर डिजीज नाम देते हैं। बढ़ती एज के साथ अल्जाइमर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और बुजुर्गों को जिनकी एज 50, 55, 60 के अबव है उनको ये डिजीज ज्यादा होती है। इसमें व्यक्ति भूल जाता है, चीजों को याद नहीं रख पाता, है ना, प्लानिंग नहीं बना पाता, है ना। तो ये उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो कमजोर हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना, जब ब्रेन पढ़ाया था, ब्रेन में ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर में क्या होता है? जहां पर सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है, न्यूरॉन सेल की बॉडी प्रेजेंट रहती है, वहां पर ग्रे पार्ट रहता है। और वाइट पार्ट कहाँ पर रहता है? जहां पर आपका एक्सॉन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ब्रेन में ग्रे और वाइट मैटर होता है। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी तो आप बहुत इजी है, बताओ आप में से कोई भी। एलर्जी, कोई कहे व्हाट इज एलर्जी, डिफाइन इट, क्या कहोगे? हम्म। अंकित, कैलाश, कामना, स्नेहा, एलर्जी क्या होती है? सर एबनॉर्मल रिएक्शन होता है। हम्म। एक प्रकार से एबनॉर्मल एक रिएक्शन होता है। मतलब एलर्जी मतलब जब बॉडी पर्टिकुलर किसी एलार्जन या कोई स्ट्रेंज सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है, कोई एंटीजन के कांटेक्ट में आएगी, या कोई फॉरेन पार्टिकल, है ना, पॉलन ग्रेन हो सकता है, किसी के लिए कोई डस्ट हो सकता है, जैसे किसी को साबुन से एलर्जी होती है। मतलब कोई भी स्ट्रेंज चीज जब बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो बॉडी कुछ रिस्पॉन्सेस शो करती है, जैसे रेडनेस हुआ, रैशेस हुआ। रेस्पिरेटरी ट्रैक के केस में स्नीजिंग हो सकती है, कफिंग हो सकती है, आईज से वाटरी आईज, है ना, हल्का सा पानी आ सकता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम एलर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। एनीमिया तो आपको पता ही है, लैक ऑफ ब्लड। आज ही मैंने टाइप्स ऑफ एनीमिया बताया था। कितने टाइप के एनीमिया होते हैं बताओ? 4 टाइप्स के एनीमिया के नाम, और वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं बताओ? आज ही पढ़ाया था, 1 से 2 जो क्लास हुआ था ना उसमें। aplastic anemia, iron deficiency anemia, sickle हम्म। anemia, vitamin हम्म। deficiency anemia. हाँ, वेरी गुड। पर्नीशियस एनीमिया, मेगलोब्लास्ट एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। तो ये एनीमिया के टाइप हो गए। एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? बोन मैरो डिप्रेशन। रेड बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, तो बोन मैरो डिप्रेशन हो जाएगा तो आरबीसीएस का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो लैक ऑफ ब्लड हो जाएगा।
ठीक है। आपको एक मैंने बताया था परनीशियस एनीमिया, इसमें क्या होता है परनीशियस के केस में और मेगलोब्लास्टिक के केस में? एक में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और मेगलोब्लास्टिक में फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड, विटामिन B9 की। वेरी गुड, है ना। तो एनीमिया आप लिख सकते हो। एंजाइना क्या होता है? व्हाट इज एंजाइना? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट में पेन होता है। ये एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड एक डिजीज डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें इंटेंस पेन होता है चेस्ट में, हार्ट में, ठीक है। और वो आगे की तरफ बढ़ के लेफ्ट हैंड आर्म की तरफ शोल्डर से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। रेडिएटिंग पेन जिसको हम बोलते हैं, जो एक स्पॉट से शुरू होता है और रेडिएशन की तरह फैलता है, ठीक है, उसको हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज और डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कार्डियक मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहां पर पेन प्रोड्यूस होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और जब कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, बाल बराबर होती है, मतलब बहुत महीन होती है, हार्ट को ये न्यूट्रिशन देती है। तो जब हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है ब्लॉकेज की वजह से, तो उस केस में हार्ट एक पेन जनरेट करता है, ठीक है। और उसी को हम एंजाइना पेक्टोरिस इस कंडीशन को कहते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया एक साइड इफेक्ट होता है, मींस लैक ऑफ एपेटाइट, है ना, भूख न लगना, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया बहुत सी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। दवाइयां खाने पर व्यक्ति की भूख कम हो जाती है। और एपिटाइजर क्या होते हैं? जो भूख को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो भूख बढ़ाने की जो सिरप्स आती है ना, उनको एपिटाइजर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल सिप्रोहेप्टाडीन का एक सिरप आता है, और गोलियां भी आती है इसकी, टैबलेट्स। इसको खाना खाने के 15 मिनट पहले खाया जाता है, जिससे व्यक्ति की भूख बढ़ जाती है। कई बार बता चुका हूँ, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट क्या होते हैं, बताइए। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ऐसी दवाइयाँ होती है जो कि हमारे बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके ही जैसे दिखती है, और रिसेप्टार से बाइंड होती है। एफिनिटी तो होती है, एफिनिटी मतलब रिसेप्टार से बाइंड होने की क्षमता, लगाव होता है रिसेप्टार के प्रति, लेकिन एक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है। इसको हम एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और एगोनिस्ट क्या होता है? ये एनालॉग्स होते हैं हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में, ह्यूमन बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के एनालॉग्स होते हैं, और उन्हीं की तरह काम करते हैं। रिसेप्टार के प्रति एफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, मतलब रिस्पॉन्स भी शो करेंगे, ठीक है। ये मत भूलना कभी, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको काम आएगा। एंटीडॉट इजी है ना, पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में जो दवाइयां यूज करते हैं उनको हम एंटीडॉट बोलते हैं। एंटीमेटिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो कि वोमिटिंग को कम करें, ठीक है। ऑन्डस्टेरॉन और भी वोमिकाइंड ऐसे कुछ ड्रग्स हैं मार्केट में अवेलेबल, तो एंटीमेटिक ड्रग्स। और एक ड्रग और है आपका, एंटी फ्लैचुलेंस। ये आपने सुना होगा, जो गैस की प्रॉब्लम होती है ना, जिनको अफरा जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए ये यूज होता है। एंटीसेप्टिक आपको पता ही है, ये इनहिबिट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ को, और उन्हें किल करेंगे, या बायोस्टैटिक नेचर के होंगे, या तो बायोसाइडल नेचर के होंगे। साइडल मतलब मारना, बायोस्टैटिक मतलब रोकना। तो किसी की ग्रोथ को या तो आप रोक दो, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, या तो आप उसको मार दो, है ना। तो एंटीसेप्टिक वही होता है। डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस होता है? डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइजॉल। लाइजॉल से हम फ्लोर साफ करते हैं, नॉन लिविंग सरफेस है, ठीक है। वहीं पर हम सेवलॉन हुआ, डेटॉल हुआ, ये हम लिविंग सरफेस पे यूज कर सकते हैं। एंटी स्पाज्मोडिक क्या होता है? एंटी स्पाज्मोडिक। पेट दर्द के लिए था। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। स्पाज मतलब होता है मसल्स का पेन, ठीक है। तो जो मसल्स पेन के लिए जो दवाइयाँ यूज होती है वो एंटी स्पास्मोडिक दवाइयाँ कहलाती है, या पेट दर्द के भी लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पास्म को जो दवाइयाँ कम करे स्मूथ मसल्स के, जैसे हमारे ब्रोंकस है ना, हमारा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई किसका पार्ट है? हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक का, हमारे श्वसन तंत्र का, तो उसमें भी स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। यदि उसमें भी पेन होता है तो यही दवाइयाँ यूज करते हैं, ठीक है। और स्मूथ मसल्स हमारे बॉडी में कहाँ पर है बताओ? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स भी तो स्मूथ मसल्स होते हैं, है ना। तो उसके उसमें जो स्पाज्म को कम करने वाली दवाइयाँ, उनको हम एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स कहते हैं।
ठीक है, जैसे किडनी का पेन हुआ है ना, किडनी स्टोन का किसी को पेन हो रहा है, तो उस केस में ये दवाइयाँ यूज की जाती है। अब मुझे बताइए एंटीटिशिव्स क्या होते हैं? एंटीटिशिव्स, एंटीटिशिव कौन सी दवाइयाँ होती है? द ड्रग्स विच रिलीफ फ्रॉम कफ, ऐसी दवाइयाँ जो कि कफ से हमें आराम दे, खांसी को ठीक करे, उनको हम एंटी टिश्यू ड्रग्स कहते हैं। एपनिया क्या होता है? ये मैंने आपको जब रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया था तब बताया था। एपनिया, एपनिया क्या होता है बताओ। हम्म। सर इसमें रिस्पायरेटरी, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। स्टॉप ब्रीदिंग। हाँ, वेरी वेरी गुड। ये स्टॉप ब्रीदिंग जिसने कहा सही कहा, मतलब ब्रीदिंग, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, है ना। एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग को हम क्या कहते हैं? एपनिया। ठीक है, सही आंसर दिया। किसने कहा ये? निस्नेहा? नो सर, आरती ने दिया है। आरती ने कहा? अच्छा, आरती आ गई क्या? ठीक है, मैं वही सोचू कि यार आवाज किसकी। एरिथमिया क्या होता है? अब भी बताया था कुछ दिन पहले, एरिथमिया। हार्ट बीट का सर अप डाउन होना। एब्सोल्युटली राइट, है ना। ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई एरिथमिया क्या होता है। एरिथमिया, पहले तो आप ये लिखोगे कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, या डिजीज डिसऑर्डर है। अब इसमें होता क्या है? टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब 100 बीट पर मिनट से ज्यादा, और ब्रेडिका मतलब 60 से कम। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओगे स्टेलाइजेशन क्या होता है? व्हाट इज स्टेलाइजेशन? माइक्रोब्स को मतलब डेट करना है किसी सरफेस से। हाँ, ओके, किसी भी सरफेस से माइक्रोब्स को रिमूव करना, इरेडिकेट करना, उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स करना, है ना। इसके लिए जैसे ऑटोक्लेव्स यूज होते हैं, है ना। और आपका स्टेलाइजेशन के लिए हीट यूज होती है, गैसेस यूज होती हैं, फ्यूमिगेशंस होते हैं, है ना। स्टेलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा जाता है, लेकिन आपके फार्मेसी में भी है, क्योंकि स्टेलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी दवाई के प्रोडक्शन के समय उसको कंटामिनेशन से बचाने के लिए स्टेलाइजेशन किया जाता है। हॉस्पिटल में फ्यूमिगेशन किया जाता है, इसके लिए गैसेस यूज की जाती है ना। ओटी, ऑपरेशन थिएटर का फ्यूमिगेशन होता है। अभी कोविड टाइम में आपने देखा होगा, गाड़ियां आती थी, धुआं छोड़ती थी, तो इससे फ्यूमिगेशन होता है ना। तो ये सब स्टेलाइजेशन के टेक्निक है। रेडिएशन के थ्रू भी होता है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल तो आपको पता ही है। स्टैटिक मतलब रोकना, साइडल मतलब मारना। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का क्या क्या यूज होता है बताओ। हम्म, ब्लीचिंग यूज करते हो? ब्लीचिंग पाउडर एज अ एंटीसेप्टिक भी काम करता है, ठीक है। तो स्किन पे हमारे जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसको रेड कलर का कर देता है, तो चेहरे पे थोड़ा सा ग्लो आ जाता है, और दूसरा स्किन की सफाई हो जाती है ब्लीचिंग पाउडर से, ठीक है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी कहीं आइटिस वर्ड नजर आए तो आप समझ जाओगे कि वो इन्फेक्शन है, ठीक है। कहीं पर भी आइटिस नजर आए, ITIS, आइटिस, तो ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियल का इन्फेक्शन, तो उसको हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। इससे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है, जो मैंने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर्स को थोड़ा एनालाइज किया, तो मैंने देखा छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको पूछी जाती है ना, कि ये डिफाइन करो, वो डिफाइन करो, तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो बफर बताओ, इजी है बहुत। इसको बफर नॉर्मल करने के लिए सर। बफर सोल्यूशन इज एसिड और बेस। हम्म, सही कहा आपने, है ना। मतलब एसिडिक यदि पीएच है तो उसको एसिडिक ही पीएच में, रेंज में मेंटेन रखेगा बफर, तो हम उसके लिए एसिडिक बफर यूज करेंगे, है ना। ठीक है, और कार्बोनेटिव क्या होते हैं? कार्बोनेटिव, कार्बोनेटिव ऐसी दवाइयां होती है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे काम करती हैं, और आपने सुना होगा ना, गैस की प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे इनो, है ना। इनो कार्बोनेटिव का एग्जाम्पल है। एक और है आपका हींग, एसिडो, एसिडोफोडिडा, ऐसे ही कुछ बोलते हैं उसको, है ना, हींग, ठीक है। और कोलाइटिस क्या होता है? कोलाइटिस, कोलन पार्ट, कोलन पार्ट कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको कोलन बोलते हैं, ठीक है। तो कोलन में यदि इंफ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं?
कोलाइटिस। ठीक है। कॉमा कौन सी कंडीशन होती है? कॉमा, कॉमा आपने सुना होगा, ऐसी कंडीशन पेशेंट की जिसमें वो बेहोश हो अनकॉन्शियस, जाता है वो। हाँ बेहोश हो जाता है वो। ठीक है, बाकी उसकी ब्रीदिंग चलती है, उसका ब्रेन काम करता है, मतलब कुल मिला के वो चलता फिरता नहीं है, बोलता नहीं है, बस देखते रहता है, या तो हो सकता है आंखें भी बंद कर ले, है ना। तो ये इस स्टेट को हम कॉमा बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस कहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है? कंजक्टिवाइटिस आंखों से रिलेटेड आंखों प्रॉब्लम से। है ना। इसमें क्या होता है, आईज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब भी जैसे हमारे हाथ साफ नहीं है, हम आंखों को ज्यादा मसल ले, तो आपने देखा होगा रेडनेस आ जाती है। आईज हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, इसमें इन्फ्लामेशन और रेडनेस बहुत जल्दी आती है, इसलिए हमारी आंखों की केयर करना हमें बहुत जरूरी है। और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, है ना, और मोतियाबिंद, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आईज में होती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में भी है आपको आईज, है ना, तो वहां तो आपने पढ़ा ही है आईज के कौन से पार्ट होते हैं। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था। कन्वर्जन्स, मिर्गी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जो झटके आते हैं, दौरे आते हैं, उनकी बॉडी में अनवांटेड मूवमेंट्स होते हैं, है ना, उसको हम कन्वर्जन बोलते हैं। और वो जो दवाइयां कन्वर्जन को कम करें, उसको हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग कहते हैं, एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। इसका एग्जांपल है फेनेटोइन और वेल्प्रोइक एसिड। अ ये तो आपको पता ही है। डेंटिफ्रिक्सिस किसको बोलते हैं? डेंटिफ्रिक्सिस, याद करो। डेंटिफ्रिक्सिस, डेंटी मतलब वर्ड है दांत से रिलेटेड, teeth डेंटिस्ट। sir, cleaning the teeth, हाँ, ये क्या friction है? powder, फ्रिक्शन, करेक्ट आंसर। ये फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू टीथ की क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बताओ कोई। रूट कैनल डेंटल हाँ, बॉन्डिंग। कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे कुछ है ना, बताया था मैंने आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का जो दरदरापन है ना, पाउडर, वो यूज होता है। और डिप्रेसेंट तो आपको पता ही है। ड्राउजीनेस क्या होती है? ड्राउजीनेस मतलब होता है मदहोशी, नींद के आने की पहले की अवस्था। ठीक है, जिसमें व्यक्ति को नींद का नशा आता है ना, ऊंघता है वो, उसको हम बोलते हैं ड्राउजीनेस, मदहोशी, है ना। और डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स वो जो यूरिन के फ्लो को बढ़ा दे, और एंटी डायूरेटिक्स वो जो यूरिन के फ्लो को कम कर दे। हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन एज अ डायूरेटिक काम करता है, बताओ। आज ही बताया था 1 से 2 वाली क्लास में, याद करो। सर सोडियम। um, एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। ओ सॉरी। है ना। ठीक है, और डायूरेटिक्स का एग्जांपल बताओ। डायूरेटिक्स का एग्जांपल क्या है? फ्यूरेसेमाइड इंजेक्शन सुना है आपने? फ्यूरेसेमाइड, क्लोरथायाजाइड। लेसिक्स कहते हैं ना सर इसमें। हाँ, लेसिक्स, लेसिक्स यूरोसाइड सर। इंजेक्शन। हाँ, 20 mg 40 mg की स्ट्रेंथ में आता है। ये कहाँ यूज करेंगे हम, इसको सोचो जरा। हम कहाँ यूज करेंगे डायूरेटिक का इंजेक्शन? कौन से पेशेंट में यूज कर सकते हैं? देखो, ये क्या है, बॉडी से बी। यूरिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, तो हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा है बॉडी में। ग्लूकोमा के केस में यूज हो सकता है। और कहाँ सर यूज हो, हार्ट बॉडी, प्रेशर। बॉडी में यदि आपका बीपी हाई हो। और एक कंडीशन और है, इडिमा। इडिमा क्या होता है? ओडिमा भी सर ये बोलते हैं। पानी पानी इडीमा सर जाना वो होता बॉडी है में सीने जाना। पे। हाँ, मतलब आपकी बॉडी, मतलब पेशेंट की बॉडी स्वेलिंग आ में, जाती है। तो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, पर्टिकुलर किसी पार्ट में आ जाएगी, या तो होल बॉडी में आ जाएगी। आप जैसे पैरों को जैसे ही दबाओगे, प्रेस करोगे, तो वहां एक हॉलो स्पेस बनेगा, और फिर वो धीरे धीरे भरेगा। देखना कभी कोई ऐसा पेशेंट हो तो आपको समझ में आएगा इडीमा कि प्रैक्टिकली क्या होता है ना। डिसेंट्री क्या होती है? डिसेंट्री, सर लूज मोशन। हाँ वेरी वेरी गुड ना, ये तो बहुत कॉमन है। एक्जिमा भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। इम्बोलिज्म क्या होता है? इम्बोलिज्म, हम्म, आपने देखा होगा जब इंजेक्शन्स दिल का लगाते दौरा। हैं,
इंजेक्शंस लगाते हैं तो थोड़ा सा इंजेक्शन लोड करने के बाद हल्का सा पिचकारी निकालते हैं ना बाहर, ताकि उसमें कोई एयर बबल ना बने, है ना, नहीं तो वो एम्बोलिज्म कॉज करता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। तो वो होता है एम्बोलिज्म, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। जो हमारे एक्चुअली हमारा जो जैसे वेन है तो आगे चल के वो बहुत ज्यादा महीन हो जाता है ना, आर्टरीज भी आगे चल के महीन हो जाती है। तो उसमें कहीं कोई ब्लॉकेज ना आए, इसलिए ये एम्बोलिज्म को अवॉइड किया जाता है। ठीक है। इमेसिस प्रोसेस ऑफ वोमिटिंग, उल्टी को हम इमेसिस बोलते हैं। और नौजिया क्या होता है? उल्टी के आने की पहले की जो फीलिंग होती है, जो बुरा जो होता है ना, मुंह में खट्टा खारा पानी जी आ रहा है ऐसा मचलाना। लग। जी मचला बिल्कुल सही। उसी को हम इमेसिस नौजिया बोलते हैं। ठीक है। और कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो आपको पूछी जाती है? हम्म। हिपेटाइटिस क्या होता है भाई? थोड़ा सा दो दो लाइनों में बताओ हिपेटाइटिस। लिवर Open में जो, हाँ बताओ। इन्फ्लेमेशन इन लिवर। हाँ, लिवर में इन्फ्लामेशन हो जाए इन्फेक्शन की वजह से तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। और हिपेटोमेगाली क्या होता है? हिपेटोमेगाली, मेगाली मतलब होता है किसी भी ऑर्गन का स्वेल होके फूल के आकार में बढ़ जाना, इसको हम बोलते हैं मेगाली, है ना। तो किसी भी and जैसे blood, हिपैटोमेगाली मतलब कहाँ पर? हिपेटोसाइट सेल्स कहाँ होते हैं? लिवर में। तो liver मतलब लिवर यदि फूल जाए, मोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, है ना। enlarged. हम्म। और एक हर्पीज वायरस भी होता है, हर्पीज वायरस की वजह से भी इन्फेक्शन होता है, हर्पीज। ठीक है। और ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है स्किन में। बॉडी का हमारा जो सुपरफिशियल पार्ट है स्किन, स्किन के लेयर के नाम बताओ। एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस लेयर। ऐसे पढ़ते हो ना तो थोड़ा सा मतलब बाकी सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चला करो, कोई भी जैसे चीज पढ़ रहे हो तो दूसरी भी चीजें साथ साथ थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। जैसे इनकी स्किन इन्फेक्शन की बात हो रही है तो हमको स्किन का स्ट्रक्चर थोड़ा पता होना चाहिए, तो वो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना। आज ही मैंने वैसे रिवाइज करवाया था स्किन के Correct. फंक्शंस, स्किन के स्ट्रक्चर्स, यदि क्लास अटेंड की हो कॉलेज में तो, है ना। डिहाइड्रेशन तो बहुत इजी है, ओआरएस ये भी आप कर लोगे, है ना। डिहाइड्रेशन क्या होता है आपको सब पता है। सर हर्पीस का बता दीजिए एक बार। हर्पीस एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे बॉडी के सुपरफिशियल पार्ट मतलब स्किन पे होने वाला एक टाइप का इन्फेक्शन होता है। ठीक है। सर जिस माउथ जो पर ये वायरस वायरस की वजह से होता है। हाँ। हेलो। इसका पूरा नाम होता है हर्पीस जोस्टर। ठीक है। ओके। कौन सी डिजीज कॉज होती है इस वायरस की वजह से बताओ? पेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स सुना है आपने? हम्म। या श्योर 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 या। अच्छा एक बात बताओ, आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिसिटी, और हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये क्या होता है? आइसोटोनिक का मतलब होता है कि दो फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। दो फ्लूइड का यदि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उससे फायदा क्या मिलेगा? दोनों फ्लूइड में जो डिजॉल्व सॉल्यूट्स हैं, वो उनका मूवमेंट नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा? जैसे हाइपरटोनिक है या हाइपोटोनिक है तो उस केस में जैसे हमने ब्लड में आईवी फ्लूइड चढ़ाया, और आईवी फ्लूइड यदि ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर यदि आईवी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, तो उस केस में आरबीसीएस या तो फूल के बर्स्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, या तो वो पिचक जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। तो ये दोनों ही कंडीशन से हीमोलाइसिस हो जाएगा, और हीमोलाइसिस की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इसके लिए हम क्या है, डिस्टिल वाटर में 0.9% NaCl मिला देते हैं। NaCl. ठीक है, तो उससे वो आइसोटोनिक हो जाता है। ठीक है। तो जो सेलाइन वाटर होता है ना, NS का, उसको आप देखना ध्यान से, उस पर लिखा रहता है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम। तो ये हो गया आपका हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, है ना। इन विट्रो इन वीवो क्या होता है? इन इन वीवो मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, और इन विट्रो मतलब होता है बॉडी के जैसा इन्वायरमेंट यदि हमने बाहर प्रोड्यूस किया है तो उसको हम इन विट्रो बोलते हैं। इसको ऐसे समझो, मैंने मेंढक का हार्ट निकाल लिया और उस पर मैं दवाई की टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इन विट्रो। और इन वीवो किसको बोलेंगे? मैंने मेंढक को दवाई खिला दी।
तो हार्ट तो मेंढक के अंदर ही है ना। तो मेरी जो दवाई की स्टडी है, मैं जो दवाई का इफेक्ट चेक करूंगा वो तो मेंढक के अंदर से आएगा ना। इसको बोलते हैं इन वीवो। ठीक है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, इफेक्ट ऑफ ड्रग आउटसाइड द बॉडी, और इफेक्ट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी। तो इन वीवो और इन विट्रो। हम्म, और ये तो टर्मिनोलॉजी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस बताओ। बॉडी में कीटोन बॉडी ज्यादा बनने लग जाती है, इससे फिर कीटोसिस हो हाँ, जाता है। करेक्ट। ठीक है। लैक्टेशन तो आपको पता ही है, लैक्सेटिव ये भी आपको पता है। लेप्रोसी के बारे में कुछ बताओ भाई, मैंने तो पूरा लेक्चर दिया था आपको लेप्रोसी। दो चार लाइनों में बताओ क्या होता है लेप्रोसी। हाँ, होती है। कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है लेप्रोसी। स्किन सा, तो नर्व हाँ, वेरी डैमेज। गुड। हाँ, लेप्रोसी और कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है या नहीं, कुष्ठ रोग कम्युनिकेबल है। yes sir, नहीं सर, ये यस मतलब सर। ये मतलब जेनेटिकली communicable yes ट्रांसफर sir. हो। स्किन और आईज नोज वगैरह को अफेक्ट कर सकता है ये। ये कम्युनिकेबल तो है लेप्रोसी, लेकिन इसके स्प्रेडेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम कम। है। लेकिन सोसाइटी में एक मिथ है पता है क्या, जिसको हो जाती है कोढ़ उसको गांव वाले भगा देते हैं गाँव से। है ना। और मतलब सर ये बहुत ज्यादा लेप्रोसी मिथ है। जेनेटिकली भी हो सकती सर ये। नहीं हो। जेनेटिकली नहीं, ये हाँ जेनेटिकली उस केस में कह सकते हैं कि देखो लेप्रोसी का ऐसा है कि जिसकी भी इम्यूनिटी कमजोर है उसको लेप्रोसी होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको तुम लेप्रोसी का बैक्टीरिया उसकी बॉडी में जानबूझ के भी डाल दोगे ना तो भी उसको कुछ नहीं होने वाला। ये लेप्रोसी की विशेषता रहती है। मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, क्लास किसने किसने अटेंड किया था, मैंने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। महात्मा गांधी ने कोड़ वाले पेशेंटों की बहुत सेवा की है, महात्मा गांधी ने, पता है। ऐसे ही उनका नोट पे चित्र नहीं आ गया है, उनकी इम्यूनिटी बड़ी जबरदस्त थी। है ना। उन्होंने जितने भी ऐसे पेशेंट थे जिनको कोल्ड हुई थी आश्रम में उनको जगह दी थी और उनकी बड़ी सेवा करते थे वो, और उनको कभी नहीं हुआ। है ना। तो लेप्रोसी बहुत धीरे फैलने वाली चीज है, और उसी को होगी जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो कभी क्या होता है, जेनेटिकली कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, वंशानुगत रहता है। वंशानुगत जेनेटिक, वंशानुगत मतलब होता है वो चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, कि पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का भाई एक सिस्टम कमजोर है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को जीआई ट्रैक की अस्थमा, प्रॉब्लम्स आ रही है ना, अस्थमा हो सकता या है. अस्थमा है, इस टाइप की हम्म, प्रॉब्लम, या एलोपेसिया भी होता है भैया। दादा परदादा के जमाने से मतलब 40 के बाद बाल झड़ जाते तो वो झड़ेंगे ही झड़ेंगे फिर, तुम कोई तेल लगा लो फिर। है ना। बहुत. तो वो चीजें हैं। लेप्रोसी स्किन पे इफेक्ट करता है, कि इन्फेक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। और स्प्रेडेबिलिटी रेट बहुत कम होता है इसका। और ये तो आपको मैंने कैंसर पढ़ाया था तब बताया था। कोई बताएगा मेटास्टेसिस क्या होता है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, ये वर्ड जो है ये टर्मिनोलॉजी आई है एंटी कैंसर से, एंटी कैंसर वाला जो यूनिट है चैप्टर है वहां से। मेटास्टेसिस का मतलब होता है यदि बॉडी में किसी एक ऑर्गन में सपोज कैंसर डेवलप हो रहा है, ठीक है, और वो फैल जाए दूसरे ऑर्गन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। ठीक है, मतलब कैंसर का फैलना। ठीक है, कैंसर का फैलना मेटास्टेसिस कहलाता है। ये तो आपके सुटिक्स में भी है। मॉटलिंग मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुटिक्स में भी पूछा जाता हम्म, है। डिफेक्ट ऑफ टैबलेट, एक क्वेश्चन आता है टैबलेट के डिफेक्ट्स बताइए, तो उसमें आता है मॉटलिंग। मॉटलिंग मतलब क्या होता है बताओ। अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम टैबलेट का फॉर्मेशन, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसकी जब हम कोटिंग करते हैं, कलर कोटिंग, है ना, तो उसमें यदि कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यदि वो टैबलेट पे अनइवन हुआ है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो हम उसको मॉटलिंग का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम अभी मॉटलिंग का एक मतलब ये भी होता है जब स्किन का कलर चेंज होने लगे। है ना, जब स्किन पे कोई प्रॉब्लम आती है, इन्फेक्शन होता है तो स्किन थोड़ा सा डिस्कलर हो जाता है ना, स्किन का डिस्कलरेशन, तो उसको हम मॉटलिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। मिस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ये किस अंग की प्रॉब्लम है, किस बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालता है, मिस्थेनिया ग्रेविस।
तो मसल से रिलेटेड है शायद ये। हाँ वेरी गुड, ये मसल से Yes, yes. रिलेटेड है। इसमें मसल्स में नमनेस आ जाती है ना, मसल्स मतलब कमजोर पड़ जाती है, मसल्स की कमजोरी कह सकते हो आप, मिस्थेनिया ग्रेविस। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन क्या होता है, कहाँ से रिलेटेड है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन? सर ब्लड फ्लो, हार्ट मसल्स, हम्म। ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो। हाँ, मतलब ये इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम है। Heart नेक्रोसिस तो muscle. अभी मैंने आपको बताया, है ना। नियोप्लाज्म भी आपको पता है, जो कैंसरस सेल रहते हैं उससे रिलेटेड है नियोप्लाज्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस? परासरण। हाँ, परासरण, इसके परिभाषित कैसे करोगे? मतलब सर ये दो अलग अलग कंसंट्रेशन वाले जो मतलब सॉल्यूशन होते हैं हम्म। वो सेमी परमिएबल। मिस हो रहा है सर हम्म। थोड़ा। नहीं नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यदि दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं तो उनके सॉल्यूट ट्रांसफर होंगे इधर से उधर, मतलब वो है ना। सेम सांद्रता वाले आयन जो इस हम्म। सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम्म। ऐसा कुछ था वो। सही है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई टू लो आते हैं और इसमें लो टू हाई जाते हैं। परासरण का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल बताएगा कोई? सब लोग तो यूज करते हो। सर ये खीर वगैरह में किशमिश वगैरह। हाँ है ना, किसमिस को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता जी है, जी। तो उसी वही उसका एग्जाम्पल है। ठीक है। पीएच की डेफिनेशन तो बता दोगे ना, पीएच की डेफिनेशन बताओ, ये तो सेशनल में भी पूछी है शायद। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, एक डेफिनेशन ऐसा भी है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और भी बुक में कुछ कुछ दी होगी, तुम तो बस इतना लिख देना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और OH बढ़ेगा तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और पीएच का स्केल बना देना 0 to 14, और बीच में लिख देना 0 न्यूट्रल एग्जाम्पल वाटर, और इधर दो तीन एसिड के एग्जाम्पल लिख देना, इधर बेस का एग्जाम्पल लिख देना, बेस का एग्जाम्पल साबुन, प्लास्टिक सोडा। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन। रेनाइटिस पता है आप लोग को क्या होता है, रेनाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। आज मैंने आपको सेंस ऑर्गन जब पढ़ाया था तो हल्का सा रिवाइज कराया था ना, नोज में किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बताओ? नोज में किस टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशंस कौन से टिश्यू करते हैं? इपिथेलियल, सीलिएटेड कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियल टिश्यू, ये प्रेजेंट होता है जहां पर सिक्रीशंस होते हैं। ठीक है, तो नोज में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पर गॉबलेट सेल सिक्रीशन करता है, तो वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं। और रेनाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन। अब बताओ भाई, रिकेट्स क्या होता है, रिकेट्स? विटामिन डी की कमी से हो जाता है सर ये। बिल्कुल सही कहा, हड्डियों में जो। हड्डियों से रिलेटेड है। हम्म, ठीक है। रूबिफिशिएंट इफेक्ट क्या होता है, रूबिफिशिएंट इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट, सूदिंग इफेक्ट, ये सब आपने सुने हैं? Calcium, phosphorus. Sir, स्किन से if रिलेटेड वैसे सर इसका ज्यादा तो। स्किन पे यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे हमको स्किन पे कभी हम कुछ लगाते हैं एकदम से ठंडा लगता है ना, ठंडाई जो देता है हमें, वो रूबिफिशिएंट सेंसिटिविटी। इफेक्ट या सूदिंग इफेक्ट, या रेडनेस यदि कॉज हो गई है कहीं, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको भी हम बोलते हैं। sir, rickets का क्या सूखा रोग ना सर? हाँ जो है ना, पै- बच्चों को होता है ये, ठीक है, हाँ, कैल्शियम की ओके. कमी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी यदि प्रेजेंट होगा तो ही कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस. हाँ। कैल्शियम फास्फोरस का सर रेशो भी जो है वो 2:1 का ही रहता है ना, आई थिंक। हाँ,
अंकित भाई इतनी जल्दी बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। अच्छा। हाँ, समझ पा रहे हैं। हम्म। नहीं, कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो होता है वो 2:1 का होता है। और विटामिन डी थ्री ऑब्जर्व करने में मदद करता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, इजी है वैसे। डेफिनेशन, एंथैल्मिंटिक्स क्या होते हैं? एंथैल्मिंटिक बताओ। सर एंटी एलर्जिक, नहीं, सिट्राजिन, ये जस्ट लाइक ये पीपीए, क्लोरोफेनामाइन मेलिएट। एंथैल्मेंटिक्स होते हैं, ये जो वॉर्म्स होते हैं ना पेट में, कीड़म, उसके सीरम के ट्रीटमेंट में। काफी ओके ओके, पैसिव हाँ, वॉर्म आइवरमेक्टिन। सर। यूज किया जाता है। हाँ, मैडम, आइवरमेक्टिन, एक्चुअली एनिमल्स को यूज एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन। करते हैं। मेबेंडाजोल, पेबेंडाजोल, ये जी वाले जी, सॉरी ड्रग्स। सॉरी ठीक है, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी वॉरी एंटी नहीं कहना। पैरासिटिक या कह सकते हैं, एंटी पैरासाइट के लिए या एंडो पैरासाइट के लिए। एनिमल्स के पैरेंटल। इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट में आता है ना सर ये। हाँ, ये ट्यूब, बच्चों को होता है ना कीड़म, आपने देखा होगा उनके फीसेस जेंटल। में। हम्म। और एंटी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, प्रोटोजोअल इन्फेक्शन भी होता है, इसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं? मेट्रोनिडाजोल, है ना। अर्थराइटिस तो आपको पता ही है, अर्थराइटिस के बारे में बताओ एक दो लाइनें। जॉइंट पेन सर। हाँ, जॉइंट पेन। अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और ज्यादा ही जोश में आके हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और अर्थराइटिस वही होता है। ठीक है। अब अर्थराइटिस में क्या है, घुटनों में अटैक करते हैं वो सेल, तो वहां से मतलब फ्रिक्शन की वजह से काफी पेन होने लगता है, तो पेन किलर यूज करते हैं और इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करे। हम्म। कैथार्टिक्स तो आपको कल ही बताया था, ये भी कर लोगे आप तो। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कर लोगे। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट का एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, और पोटेशियम आयोडाइड। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? जो कि कफ को लिक्विफाई करके बॉडी से एक्सपेल आउट करते हैं, उसको हम एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। और ये किस पे काम करते हैं? श्वसन तंत्र पर। ठीक है, ईयर। खांसी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाएंगे क्योंकि खांसी में भी कफ बनता है। हीमेटेनिक्स तो पता ही है आपको, बताओ। हीमेटेनिक, आयरन टॉनिक सर। हाँ, आयरन टॉनिक, हाँ, इसमें फेरस सल्फेट, अमोनियम सिट्रेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, आयरन, है ना, विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये सब यूज होता है। हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स, ये भी आपको पता है, नींद की गोलियां, है ना, और इनका डोज बढ़ा दे तो एज अ जनरल एनेस्थेटिक काम करेंगे। इनहेलेंट्स भी आपको पता है, लग्जेटिव भी पता है। लग्जेटिव का एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, और कल एक इसने बताया था ना, एंटासिड का एग्जांपल मेगाल्ड्रेट, है ना। तो लग्जेटिव में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम स्टीरेट, इस टाइप के। अम, ये तो आप कर लोगे, ये भी कर लोगे। ठीक है। स्कैबीज पता है क्या होता है आपको? स्कैबीज, स्कैबीज स्किन पे अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करता है और भयंकर खुजली हो जाती है, और घर में एक को ही तो वो सबको फैल जाती है, वो एक माइटी, एक छोटा सा वो रहता है ना, कंटेजियस मक्खियां। होता है सर ये। हम्म। ठीक है। हम्म। अल्सर क्या होते हैं पता है ना आपको? अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? पेट में या इंटेस्टाइन में छाले हो जाना। पेट में होता है, इंटेस्टाइन में छाले होना। हाँ, इंटेस्टाइन में छाले हो जाते हैं। हमारे जीआई ट्रैक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन में इरोजन हो जाता है। अब वो इरोजन का कारण क्या हो सकता है? व्यक्ति बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खा रहा है, तीखा खाना खाता है अक्सर, है ना, और उसकी वजह से भी होता है। दारू पी रहा है व्यक्ति, है ना। और अल्सर का कॉज आपका ये भी है, ये जो आते हैं ना बेवरेजेस, क्या, कोको कोला, वोको कोला, है ना, जैसे आप कोको कोला में उंगली डाल के रखोगे काफी देर तक तो दिखना स्किन कितनी आपकी खराब हो जाएगी उसमें, उसके टच में रहने से।
तो वही कोई व्यक्ति ज्यादा कोको कोला पीता है ना, तो उसके स्टमक का जो म्यूकस है उसमें इरोजन हो जाता है, उसकी वजह से भी पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर कब कहते हैं? जब या तो ये इसोफेगस में हो, या स्टमक में हो, या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, इसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और इसके अलावा कहीं भी अल्सर हो तो उसका उस पार्ट के नाम के आधार पे नामकरण किया जाता है, जैसे माउथ अल्सर। ठीक है। ठीक है, कुछ टर्मिनोलॉजीज थी इसमें आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, जो कि कभी कभी पूछ ली जाती है। इसमें से कुछ आपके सेशनल में भी पूछी गई है ना। पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की? कौन सा सब्जेक्ट तैयार कर लिया आपने? कोई सब्जेक्ट तैयार किया है अभी? हम्म। नहीं गई है कल सर अभी। नहीं किया? कल ही आपको मैंने रिवाइज कराया था फार्माकोपिया। बताओ फार्माकोपिया के बारे में कुछ। कब आया था फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन? सर 1948 में आया था फर्स्ट एडिशन। 1948? 1955 में। 50, सॉरी, देश आजाद हुआ था 47 में ना। 47 में। उसके उसके अच्छा, बाद फिर फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में। फिर फार्मेसी एक्ट के बिहाफ 55 में पे आया फिर। 1949 में बना फार्माकोपियल कमीशन, है ना, फार्माकोपियल कमिटी सर बनाई गई। 1864 में सर ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था हाँ, फर्स्ट। ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका और कब है? कल किसी ने, महक ने बताया था, आज नहीं है क्या महक? कल महक ने बताया था फर्स्ट एडिशन 55 में, सेकंड एडिशन 66 में, थर्ड एडिशन 85 में, है 85। ना। ठीक है। ये तो सर इंडियन फार्माकोपिया का है। हाँ, इंडियन फार्माकोपिया का है। ब्रिटिश ब्रिटिश का तो पूछने की उतनी संभावना नहीं है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्या बताया आरती आपने, ब्रिटिश फार्माकोपिया का कब आया था एडिशन? 1864 सर फर्स्ट हाँ, एडिशन। 1864। देखो कितना कितना पहले आ गया था। फार्माकोपिया के उसमें लिख सकते हैं ना सर, मेंशन कर सकते हैं हाँ, ना लिख फर्स्ट बिल्कुल। एडिशन। देखो फार्माकोपिया पे क्वेश्चन यदि आ गया ना, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फार्माकोपिया, तो जो मन में आया फार्माकोपिया से रिलेटेड सब लिख सकते हो। बता दो टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। बीपी है, आईपी है, यूएसपी है ना, यूक्रेन वाली है, यूनाइटेड, उसकी क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किडनी की, है ना। तो वो सब लिख देना और फॉर्मुलेशन लिख देना एग्जाम्पल उसके। अच्छा, एक चीज और है, फार्माकोपिया में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी होती है बताओ, दवाइयों से रिलेटेड? बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या क्या होता है फार्माकोपिया में? सर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में होता है, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में होता हम्म। हम्म। इसमें ड्रग के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है। हम्म। और इसका मॉलिक्यूलर वेट। हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, ये भी आईपी में दी है। जैसे सॉल्युबिलिटी दी है, मेल्टिंग पॉइंट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, स्टोरेज कंडीशन दी है ना। और उसके ऊपर यदि लेबल के ऊपर हमें यदि कोई प्रिकॉशंस मेंशन करने की जरूरत है तो वो भी दिए हुए हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट दिए हुए हैं, प्यूरिटी टेस्ट दिए हुए हैं। और जैसा अभी स्नेहा ने बताया, क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्राइटेरिया होंगे, है ना, वो सब दिया हुआ है। लेबलिंग हम कैसे करेंगे उस प्रोडक्ट की, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, उसकी पोटेंसी के बारे में दिया हुआ है, उसका डोज क्या है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन रहती है फार्माकोपिया में। चलिए ठीक है, फिर कल आगे हम रिवाइज करेंगे, है ना। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। पॉसिबली अब आपका 20 जुलाई के आसपास एग्जाम हो सकता है, क्योंकि 15 जुलाई तक तो फॉर्म वॉर्म भरना चलेगा। फिर उसके बाद 20 जुलाई से मेरा अंदाजा है, ऐसे मतलब अनुमान लगा रहा हूँ मैं। ठीक है।
चलिए ठीक है, कल मिलते हैं ना। बाय। थैंक यू सर। गुड नाइट। मोस्ट वेलकम।